वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेरियस लिबरल रेवोल्यूशंस एंड हाउ पीपल रिस्पॉन्डेड इन द डिफरेंट वेज। ठीक है, अब हमने फिर ये भी पढ़ा प्रीवियस वीडियो में दैट हाउ जर्मनी पुट एफर्ट्स टू यूनिफाई इटसेल्फ, और उसमें हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी दैट वाज द कंट्रीब्यूशन एंड द रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क, राइट। तो आज का लेक्चर का टॉपिक है आपका दैट इज द मेकिंग ऑफ इटली, सेम दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मेरा आ रहा है ऑन मेकिंग ऑफ ब्रिटेन, दैट मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, राइट। थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इफ यू विल फोकस, ये मैंने पहले भी बोला था, ये 5 मार्क का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 5 नंबर में इन तीनों में से कोई एक आएगा, ऑप्शन रहता है, तो आपको एक कोई बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ये ऑप्शन में आएगा, कोई भी एक बढ़िया तरीके से एकदम रेडी कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पर अगर आप याद करेंगे तो हम कंट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं गैसिपी मजीनी का, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, देन काउंट कैवर ऑल्सो। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, गैसिपी मजीनी का जो कंट्रीब्यूशन है क्लास 10 वो मेकिंग ऑफ इटली में तो आता ही आता है। जब आप इटली के बात करेंगे कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ, तो काउंट कैवर को या गैसिपी मजीनी को आप जरूर डिस्क्राइब करेंगे, बिना उनके डिस्क्रिप्शन के आप मेकिंग ऑफ इटली नहीं समझा सकते। लेकिन गैसिपी मजीनी और काउंट कैवर, इनके ऊपर एक अलग से भी क्वेश्चन आता है, इनके अपने ऊपर एक्सप्लेनेशन पे आता है, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैसिपी मजीनी, या एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैसिपी मजीनी, या हु वाज काउंट कैवर, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इनको एक अलग से इनका एक नोट तैयार करते चलिएगा, और एक दिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर में आपको इनके नोट्स भी यहीं पे लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और आपको प्रोवाइड भी करूंगी, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम सारे जगहों पर यही रही है, जर्मन हो, इट वॉज ऑल्सो फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टेट्स। इटली भी 7 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था, दैट मीन्स देयर वर पीपल हु वर रूलिंग ओवर द 7 पोर्शंस ऑफ द इटली। इट वाज स्कैटर्ड यूनिट, वो भी कोई यूनिफाइड नहीं था, वो भी बहुत स्कैटर्ड जो था एक स्टेट था। तो अब पहले ये देखना जरूरी है कि वो जो स्कैटर्ड एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। दूसरी प्रॉब्लम फिर यहाँ सेम है। अब देखो, बहुत सारी चीजें सेम चलती रहेंगी, जैसे लैंग्वेज सेम चलेगी। पहले भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी कि लोग अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वर्नेबल लैंग्वेज को यूज नहीं कर पा रहे थे, दे वर इम्पोज्ड अपॉन अ लैंग्वेज। जो उन्हें रूल कर रहा है वो अपनी लैंग्वेज उनसे जबरदस्ती बोलने को बोल रहा है। जैसे कि पोलिश, पोलैंड में पोलिश यूज करने पर लोगों ने रिवोल्ट किया। तो ये केसेस इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, ये हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक। तो अब ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर लोग अपनी अलग अलग भाषा, एक ही स्टेट में सब अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिससे रूल हो रहा है वो वाली लैंग्वेज को यूज कर रहा है, डेफिनेटली बात है। अब देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया किस किस के अंडर था, ये बहुत जरूरी है और ये आपको ध्यान में भी रखना है। बहुत मजेदार है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि इटली को देखो, इटली का जो सर्देनिया पार्लियामेंट था दैट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट, दैट मीन्स सेल्फ रूल था। ये केवल एक ही ऐसी जगह थी इटली में, दैट मीन्स सर्देनिया पार्लियामेंट, जो कि इटली के प्रिंसली हाउसेस से रूल हो रही थी, यानी कि इटालियन गवर्नमेंट ही उसको रूल कर रही थी। उसके बाद सेंटर जो था इटली का, जो मेन सेंट्रल पार्ट था दैट वाज रूल्ड बाय द पोप्स। पोप्स इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक। नॉर्थ एरिया जो था वो हैब्सबर्ग एम्पायर के पास था, ठीक है। और जो सदर्न एरिया था वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के पास था, बर्बन किंग्स उसको रूल कर रहे थे। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इटली का एक ही हिस्सा था जो इटली के प्रिंसली स्टेट से रूल हो रहा था, एंड दैट वाज सर्देनिया पार्लियामेंट। देन सदर्न पार्ट बर्बन किंग्स के पास था, नॉर्दर्न पार्ट ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास था, और सेंट्रल पार्ट पोप के पास था। ये कभी अलग से नहीं पूछा जाता, आप इसको लेके परेशान ना हो कि एक नंबर में पूछ ले बताओ ये वाला हिस्सा किसके पास था, बहुत रेयर होता है। आज तक तो हुआ नहीं, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन आप इसको अपने इटली के यूनिफिकेशन के लिए ध्यान में जरूर रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किसको यूनाइट करना था। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन बिखरा हुआ है तो कैसे उसको समेटेंगे, तो ये पता होना जरूरी है कि इटली बिखरी कहाँ थी और कैसे।
अब देखो गैसिपी मजीनी का रोल हमें पता है भाई, इन्होंने बनाई थी, आपको मैं याद दिला दूं, सीक्रेट सोसाइटीज। अब आप फटाफट से अपने आप को याद दिला दीजिए कि कितनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। यस, यंग यूरोप एंड यंग बर्निंग, राइट। ये दो हमारी जो सीक्रेट सोसाइटीज थी इन्होंने बनाई थी। लेकिन सीक्रेट सोसाइटीज बनाने के बाद ये फेल हो गए। इनका जो ये रिवोल्ट करने का तरीका था बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा बच्चों, इनको फेलियर देखना पड़ा। जब ये फेल हुए तो जो विक्टर इमानुअल सेकंड थे, दैट मीन्स हु वाज द किंग ऑफ इटली दैट वेरी मोमेंट, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, हो सकता है आपको दिख रहा हो और काफी नीचे आ गई हो तो हो भी सकता है कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो कनेक्ट रहिएगा। विक्टर इमानुअल सेकंड जो कि उस वक्त के इटली के किंग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस तरीके से हमें यूनिफिकेशन नहीं मिलेगी, हमें वॉर करना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने फिर इटली को यूनिफाई करने के लिए वॉर लेड किए। इससे पहले कि हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्या हुआ, इटली यूनिफाई हुई या नहीं हुई, या कौन से वॉर से यूनिफाइड हुई, हमें एक और बंदे की अभी इसमें कंट्रीब्यूशन पढ़नी है, एंड दैट इज ऑफ काउंट कैवर, ओके। तो काउंट कैवर, गैसिपी मजीनी। गैसिपी मजीनी को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो जहां पे मैंने गैसिपी मजीनी को डिस्कस किया है वो जाके एक बार देखकर आइएगा, ठीक, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि गैसिपी मजीनी कौन थे, कब क्या कर रहे थे, अचानक से कैसे ये जो थे इटली के रेवोल्यूशन में जुड़ गए। ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। अब पढ़ेंगे हम द रोल ऑफ काउंट कैवर। सी कैवर, इनका पूरा नाम है काउंट कैवर्जन, ठीक है। काउंट कैवर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली, ऑल्सो ही स्पोक फ्रेंच। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इनको इटालियन इतने अच्छे से बोलने नहीं आती थी जितने अच्छे से ये फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे देन इटालियन, ठीक है। ये लैंग्वेज है इनकी कि किस लैंग्वेज में ये निपुण थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज में निपुण थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने अगर कंट्रीब्यूट किया है इटली को फ्री कराने में, इनका छोटा सा योगदान रहा है तो ये कोई रेवोल्यूशनरी रहे होंगे या कोई पॉलिटिशियन रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये उन्हीं वेल्दियर पीपल में थे, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पीपल में आते थे। वही एलाइट प्रिविलेज वाले आदमी थे, एकदम मस्त रहने वाले आदमी थे, जो कि हमेशा जिन्होंने अच्छे चीजें और प्रॉस्परस लाइफ ही देखी है, हार्डशिप्स नहीं देखे थे इन्होंने कभी, ठीक है। तो ही वॉज नेदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ये बात आप याद रखेंगे। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, देखो ये एक टैक्टफुल डिप्लोमैट थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टैक्टफुल डिप्लोमैट क्या होता है कि मैं किसी होशियारी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई काम कर दूं, ना तो लड़ूं उसके लिए और ना ही चुप रहूं, पर अगर मुझे दिख रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग तो मैं कोई ना कोई षड्यंत्र, जैसे कहते हैं ना परपंच, जैसे कि आपके वो तेनाली रामा थे, ठीक है, एक टीवी में शो आता है तेनाली रामा, तो वहां तेनाली रामा जितने ब्यूटीफुल तरीकों से अपने राजा की मुसीबतों को सुलझाता है, उसी तरीके से जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। तो ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमेट। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि हम इन्हें याद रखते हैं, इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस से आजाद कराया सर्देनिया पार्लियामेंट को, राइट। तो ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, इसलिए हम इनको याद करते हैं। ये इनका एक छोटा सा योगदान है इटालियन कंट्रीब्यूशन में, या कह सकते हो इटली में, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो यहाँ पर काउंट कैवर का किस्सा जरूर खत्म हो गया है। 1 मार्क में पूछा जाता है काउंट कैवर का कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए, तो भाई काउंट कैवर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1859 में रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या गैसिपी मजीनी का हमने कंट्रीब्यूशन देख लिया, हमने काउंट कैवर का देख लिया, तो इटली ने फिर कैसे आजादी हासिल की। देखो जब बात आती है, बच्चे हमेशा एग्जाम के टाइम पे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। 3 बड़ी महान हस्ती को आप पढ़ रहे हैं, गैस्पी मजीनी, गैस्पी गैरिबल्डी, काउंट कैवर, तो 2 आप पढ़ चुके हो। आप गैस्पी मजीनी पढ़ चुके हो, कैवर पढ़ चुके हो, काउंट कैवर पढ़ चुके हो, बचाया अभी गैस्पी गैरिबल्डी। तो इन तीनों ने मिलके पूरी अपनी शिद्दत लगा दी थी इटली को यूनिफाई करने में। तीनों इटली के ही महारथी हैं, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए और बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, तो या इसको कहीं लिख कर रख लीजिए अपने नोट्स में कि इटली यूनिफाइड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैस्पी मजीनी, काउंट कैवर एंड गैस्पी गैरिबल्डी। गैस्पी के 2 भाई थे, ऐसे याद रख लो, मजीनी और गैरिबल्डी, ठीक है। दोनों के आगे गैस्पी लगता है, दोनों का नाम गैस्पी मजीनी और गैस्पी गैरिबल्डी है। तो गैस्पी के दोनों भाई इसमें हैं।
प्लस काउंट कैवर जिन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस से आजाद कराया था वो इसमें है, उनकी व्यक्तित्व की कुछ खास बातें हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी कर ली है। ओके, अब बारी आ गई है ये पढ़ने की कि भाई गैरबिल्डी ने ऐसा क्या किया। सो लेट्स सी गैरबिल्डी। गैरबिल्डी स्टूडेंट्स, सी गैरबिल्डी आए इटली में 1860s में। जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि कैवर ने कब स्ट्रगल किया, कब ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बाहर किया, 1859 में। तो 1859 तक तो कैवर साहब थे, ठीक है, तो उसके बाद ही आए होंगे गैरबिल्डी। तो 1859 के बाद 1860, अपनी काउंटिंग को एकदम ठीक रखना, मैथ्स बढ़िया हो तो, ठीक है। 60s में गैरबिल्डी ने ज्वाइन किया इटालियन के इस कंट्रीब्यूशन में या इस रिवोल्ट में यूनिफाई करने के लिए। और उसके बाद इन्होंने, क्योंकि कैवर जी ने क्या किया था, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बाहर किया था, तो इन्होंने मुद्दा उठाया कि मैं स्पेनिश रूलर को बाहर करूंगा, ठीक है। बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, याद आया जहां पे डिवीजन में था वो, तो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को उन्होंने बाहर कर दिया। कहां से बाहर किया ये ध्यान में जरूर रखेंगे, साउथ इटली में, जाहिर सी बात है वहीं थे, और किंगडम ऑफ टू सिटीज ये भी वहीं था, ठीक है। इन दोनों जगहों से स्पेनिश रूलर्स को बाहर कर दिया। अब जब इतना हो गया, देखो साउथ खाली हो गया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस चली गई, एक हिस्सा पहले ही जो है वो इटली के पास था। अब जो बचा पोप वाला हिस्सा, सेंट्रल पार्ट जो बचा, वो पोप तो आपके इटली के ही थे, अपनी ही कंट्री के थे, तो उनको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ऑल इन ऑल अब एक तरीके से पूरी इटली गैस्पी मजीनी, काउंट कैवर और गैरबिल्डी की वजह से फ्री हो गई थी बाहर के रूलर्स। क्लियर है? तो अब सारी सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? विक्टर इमानुएल सेकंड के हाथ में, जो कि वहां के उस वक्त के किंग थे। अब वो किंग बन गए थे, सेंट्रल किंग बन गए थे, यानी कि पूरी इटली उनके पास थी, यूनिफाइड कर दिया था उन्होंने इटली को, यूनिफाइड इटली के वो रूलर बन गए थे, ठीक है। और एक मजेदार बात, यहां तक तो आपका इटली जो है वो यूनिफाई हो गया। अब एक छोटी सी झलक जानते हैं इटली की प्रजा के बारे में, कि जो पॉपुलेशन थी या पीपल थे उनकी कंडीशन क्या थी। देखो जो पॉपुलेशन, जो पीपल थे ना इटली के, वो बहुत इलिटरेट थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, और उनकी इलिटरेसी की हद ये थी कि वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते थे क्या चल रहा है। फ्रांस के कुछ हिस्सों में लोग जो है वो सिटीजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कुछ एलिनेबल राइट्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पढ़ा ही नहीं था, उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए उन्होंने विक्टर इमानुएल को एक राजा की तरह स्वीकार कर लिया 1861 में। 60 में उन्होंने आजादी दिलाई स्पेनिश रूलर से, ठीक है, 1 साल बाद राजा घोषित हो गए विक्टर इमानुएल। अब लोग चाहते तो बहुत अच्छा मौका था, अपने लिए एक रिपब्लिक गवर्नमेंट मांग सकते थे, पार्लियामेंट मांग सकते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये चीजें क्या होती हैं। वो बिल्कुल अनअवेयर थे डेमोक्रेसी से, लिबर्टी से, इक्वालिटी से, उनको कुछ नहीं पता था। ये बहुत मजेदार बात थी, ठीक है। तो वो इलिटरेट थे, इसलिए उन्हें लिबर्टी के बारे में कुछ नहीं पता था। इवन उनकी हद ये थी कि एक आयरनी देखिए आप, ला टालिया, ला टालिया ये एक इटालियन वर्ड है बच्चों, जैसे आपने वो पढ़ा था ना सटोयन, सटोइनी, याद आ रहा है चैप्टर की शुरुआत में, ऐसे ही ला टालिया एक इटालियन वर्ड है। इटालियन को ला टालिया बोलते हैं, इटालियन, ठीक है। इसका मतलब है इटालियन, लेकिन पब्लिक क्या समझती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो क्या सोचती थी कि ला टालिया विक्टर इमानुएल की वाइफ का नाम है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द पीपल। तो लोगों की यहाँ पे जो अनअवेयरनेस थी, या जो ग्रोथ का जो एक स्पेक्ट्रम बहुत लो था, उसका फायदा उठा रहे थे विक्टर इमानुएल, और इसलिए यहाँ से अभी एम्परर का रूल नहीं गया था, राजा को रूल नहीं गया था। हाँ, इटली जो अलग अलग राजाओं के पास था वो बंद हो गया था, और वो एक राजा के सेंट्रल मोनार्की में आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इटली यूनिफाई हुआ, जिसमें 3 लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखा, काउंट कैवर, गैस्पी मजीनी एंड गैस्पी गैरबिल्डी। जिसको भी इस वीडियो में थोड़ा भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखे और मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। लाइव सेशंस में मैं एक लाइव सेशन कर चुकी हूँ बच्चों के साथ, आने वाले टाइम में बहुत सारे लाइव सेशंस रहेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अपनी प्रॉब्लम जहां पर भी आती है, अगर आप चाहते हो कि लाइव बैठ के सॉल्व करोगे, तो उसको लिख के नोट डाउन करके रख लो, डेफिनेटली वो सॉल्व होगी। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में छोड़ोगे तो फौरन सॉल्व हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये डिसाइड करना बैठे कि तीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा बढ़िया कहानी रही। ओके, बाय बाय।